ओके, सो रोटेशन मोशन में अगर हम देखें, रोटेशन मोशन में पहले मैंने बात की कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल ट्रांसलेशन और लीनियर मोशन। सो जैसे मैंने बात की थी कि नॉर्मल ट्रांसलेशन मोशन मतलब ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, बट इन द मीन टाइम इफ इट स्टार्ट्स rotating, then we call it rotational plus translation motion. So उसके हमने cases देखे थे, when it will happen that the object will start rotating. So it all depends upon the action of force, how the force is going to act. Based on that it will rotate. So then we started with the scenario like linear motion में we discuss F is equal to ma. So in rotation motion we discuss tau is equal to I alpha. Tau मतलब torque, okay, then I is moment of inertia and alpha is angular acceleration. So हमने यही तीनों चीज़ों की हमने डिस्कशन किया हुआ था। फिर हमने बात की थी टाउ क्या होता है, तो हमें पता है कि टाउ होता है एक रोटेशनल कंपोनेंट जिसे हम निकाल सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। सो फिर मैंने यहाँ पर टॉर्क का डायरेक्शन बताया कि कैसे ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा, और टॉर्क की डायरेक्शन पे डिस्कशन किया कि किस तरीके से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए थे कि टॉर्क के टाइम पे हमें फोर्स और डिस्टेंस यूज करना होता है परपेंडिकुलर। हमें ये नहीं देखना होता कि फोर्स कहाँ पे लग रहा है, हमें क्या देखना होता है, फोर्स की लाइन क्या है, वो लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये चीज हमें देखनी होती है। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, तो आई गेस इससे सबको क्लियर हो गया था कि फोर्स अगर हमें टॉर्क निकालना है तो हम डिस्टेंस एक्स यूज नहीं करेंगे कि फोर्स की डिस्टेंस इस पॉइंट से एक्स है, ये नहीं यूज करेंगे। हम देखेंगे कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम। तो मुझे लगता है ये सिचुएशन क्लियर थी सबको टॉर्क की। यस सर। ओके, तो ये टॉर्क का फिर हमने आगे काफ़ी सारा डिस्कशन किया हुआ कि किस तरीके से टॉर्क निकाल सकते हैं। फिर हमने बात की इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम कैसे डिस्कस करना है। मतलब पहले हम क्या किया करते थे, फोर्स बैलेंस। अब हम नई चीज़ देखेंगे कि रोटेशनल अगर हमें बैलेंस करना है तो हमें टॉर्क को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस पे बेस्ड भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हुए थे। सो ये था फर्स्ट लेक्चर का पूरा पार्ट जिसमें हमने टॉर्क पे मेनली बातें की थी। लेक्चर 2 पे आते हैं। लेक्चर 2 पे हमने मेन डिस्कस किया था, पहले हमने एक क्वेश्चन किया, इसके बाद हमें पता है कि फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हमने किसका डिस्कशन किया था, टाउ का हो गया था। अब हमने आई का डिस्कशन स्टार्ट किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने बताया कि यार ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, स्केलर के साथ साथ इसे एग्जैक्ट वर्ड पे बोलूँ तो ये टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्या होता है, टेंसर क्वांटिटीज जिनको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये क्वांटिटीज की खास बात है कि जब आप सिंगल यूज करोगे तो हम स्केलर यूज करते हैं, जब ऐसे मैट्रिक्स यूज करोगे तो ये जो डायगोनल कंपोनेंट है ये वेक्टर टाइप बन जाते हैं। सो ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज, जो कि बोथ होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, बिकॉज टेंसर क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है तो इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर मैंने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मेट था क्या, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम किसका लिख रहे हैं, पार्टिकल का लिख रहे हैं, तो पार्टिकल के लिए हम सिर्फ मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से काम बना लेते थे। लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का लिख रहे हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया था और एक क्वेश्चन पूरा कर लिया था हमने पार्टिकल पे बेस्ड। फिर हमने ऑब्जेक्ट्स के देखे थे और ऑब्जेक्ट्स के लर्न कर लिए थे। याद है रॉड का एज के अबाउट, ml स्क्वायर बाय सेंटर के अबाउट, ml स्क्वायर बाय ओके। फिर डिस्क का, स्क्वायर बाय यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाली चीज। सो रिंग का परपेंडिकुलर टू द प्लेन mr स्क्वायर, और along the diameter in the plane mr स्क्वायर बाय डिस्क के लिए mr ऑलरेडी स्क्वायर 1/2 था और डायमीटर के अबाउट mr स्क्वायर बाई 4। फिर स्फीयर का हमने देख लिया था, सॉलिड था 2/5, हॉलो का 2/3। ये चीज़ें हमने देख ली थी। और फिर एक थ्योरम देख ली थी कि अगर कभी कोई डिफरेंट एक्सिस की ज़रूरत पड़े तो शिफ्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी देख लिया था पैरेलल थ्योरम का शिफ्ट करके। सो आई गेस आप लोग को ये समझ में आ गया था शिफ्ट करके। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने काफ़ी सारी चीज़ों का डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा से हमने टाउ और आई को यूज करके अल्फा भी निकालना सीख लिया था लेक्चर 2 पे। लेक्चर 3 पे देखें,
लेक्चर 3 पे हमने बताया था कि रोटेशनल मोशन में जो पूरा ऑब्जेक्ट है वो रोटेशन करेगा और उसके सारे पार्टिकल कैसे मोशन करेंगे, सर्कुलर। तो हमें कंपोनेंट पढ़ने थे कि जो चीजें हमने रोटेशन में पढ़ी थी वो हम यहाँ पर किस में पढ़ेंगे, सॉरी जो हमने लीनियर में पढ़ी थी वो सर्कुलर में भी पढ़ेंगे। तो सारा कुछ वही फॉर्मूला था, इक्वेशन ऑफ मोशन और सारी चीजें। सिर्फ प्रॉब्लम किस चीज की हो सकती थी, यूनिट की। जो ओमेगा होता है वो होता वी के जैसा है, लेकिन यूनिट क्या रहता है, रेडियन पर सेकंड। और कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है आरपीएस या फिर आरपीएम, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 आरपीएस मतलब रोटेशन पर सेकंड में 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन पर सेकंड, और आरपीएम में बिकॉज पर मिनट है तो 60 का डिवाइड भी करना पड़ेगा तो पर सेकंड आ जाएगा। और एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से हमने सीख लिया। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने देखा, क्या, v इज इक्वल टू आर R ओमेगा। ओमेगा। ठीक है, अगर हमें उसकी रोटेशनल स्पीड्स चाहिए सर या ये फॉर्मूला कैसे आता ओके इसका तो डेरिवेशन है, मतलब डेरिवेशन मैंने ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। ठीक है, ये रिलेशन है कि ये पार्टिकल अगर ओमेगा से कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इस पार्टिकल की, ये जो पार्टिकल है इसको लीनियरली कितनी स्पीड फील होगी, इसका फॉर्मूला है ये। है? यस। ठीक है, तो ये रिलेशन फिक्स है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से ही निकालते हैं उसकी लीनियर स्पीड। हाँ ओके, सपोज मैं पूछूं कि ये वाला पार्टिकल जो यहाँ पे बीच में है, उसको कितनी स्पीड मिलेगी, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, r/2। तो r/2 है तो फिर उसको r/2 इंटू ओमेगा जितनी स्पीड मिलेगी। यस। तो इसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे काइनेमेटिक्स का यूज करके। आई गेस आप लोग को क्लियर होंगे, नहीं है तो आज हम काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये भी ओके है ना सबको, अगर फंक्शन दिया है तो फिर क्या कर लेते हैं, हाँ इंस्टेड सर। ऑफ डायरेक्टली हाँ सर। डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हाँ फिर सर। लास्ट हमने डिस्कस किया था रोटेशनल मोशन में टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा से कैसे गिवन हो सकता है अल्फा, तो हम उस तरीके से भी टॉर्क निकालना सीख गए थे। फिर इसके बाद यहाँ तक हो गया था। फिर लास्ट पार्ट क्या था हमारा, काइनेटिक एनर्जी। प्योर रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, और रोटेशन प्लस लीनियर मोशन जिसे हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की मोशन को क्या बोलते हैं, रोलिंग। रोलिंग का मतलब क्या है, वो रोटेट भी हो रहा है और मूव भी आगे हो भी रहा है। मूव कर रहा है, नियरली भी मूव कर रहा है। तो रोटेशन की होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और रोलिंग की हो जाती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब रिलेट कैसे करते हैं, v इज इक्वल टू आर आर ओमेगा। ओमेगा से, क्योंकि कभी कभी रिलेशन इनमें पूछ लेगा ना। अच्छा, ये हाफ एम वी स्क्वायर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक लीनियर वाली। लीनियर, और ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशन। ये रोटेशनल वाली है। ठीक है, ओके। तो इसके बेसिस पे हमने सॉल्विंग देख ली कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। ये देखो रोलिंग मैंने एग्जांपल दिया था, रोलिंग मतलब दोनों चीजें हो रही हैं, समझ आया। यस। सर ओके, हाँ सर प्लैनेट्स की भी काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही निकालेंगे ना। हाँ, रोलिंग से कंसिडर करेंगे तो सपोज अर्थ है तो वो एक सॉलिड स्फीयर है तो उसका अर्थ का ओमेगा है तो उसके पास एक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी आएगी प्लस उसमें हाफ एम वी स्क्वायर भी आएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो वी है ना ये बार बार बदलता रहता है। ये तो है कि सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट, ग्रेविटेशन याद आ रहा है, जब सन के सर क्लोजर होती है, सेकंड आना कैप्टर हाँ, तब यहाँ पे फास्ट होती है और यहाँ पे है। स्लो होती है। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज नॉट प्योर रोलिंग। इफ इट इज नॉट प्योर रोलिंग देन वी कैन नॉट से कि इसकी जो स्पीड है वो ओमेगा से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। क्लियर, Yes, sir. कि ओमेगा तो सेम है तो ऑफ कोर्स आंसर ऐसे ही निकालेंगे, बट वहां पर ये नहीं कर देंगे कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा से v निकाल लिया, समझे। हाँ सर। ओके, चले तो फिर हम क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं यार आज, तो आपको भी काफी बेटर रहेगा। देखें, चले सो क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करेंगे साथ में। पहले मैं एक दो क्वेश्चन करता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्या करना है एग्जैक्टली। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं रीड करना। चले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग रीड करें।
the moment of inertia of a thin uniform rod M and L about an axis passing through midpoint and perpendicular to its length is I naught. मतलब I naught कौन सा दिया है? साइड वाला कोई मिड पॉइंट, सेंटर वाला, मिड पॉइंट वाला, ये वाला दिया है कितना? इसके अबाउट दिया है आई नॉट। अच्छा, पूछा किसके अबाउट है? इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स साइड वाला। एंड हाँ, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ओके, तो मतलब हमें साइड वाला फाइंड करना है। सर या ऑप्शन बी है। या एग्जैक्टली, गुड, प्रथमेश आल्सो गुड। सो क्या सिचुएशन आएगी, याद है ना क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? पैरेलल लॉक। पैरेलल शिफ्ट वाला। क्लियर? हमें पता है आई हमें फाइंड करना है, ये रेड वाला आई फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा सेंटर आई वाला नॉट प्लस प्लस एम एम आर। इंटू डी स्क्वायर। और एज पर दिस क्वेश्चन आई नॉट तो हमें आई नॉट दिया है, प्लस डी हमें पता है, इट इज एल बाई टू का स्क्वायर। ओके, सो दिस विल बिकम आई नॉट प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4। सो ये जो बीच की डिस्टेंस है ये हमारी एल बाई टू हो जाएगी। सो आई गेस आपको आइडिया आ रहा है कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, कैसे करना है, समझ आया? यस हाँ सर। नेक्स्ट वाला अब आप लोग खुद से ट्राई करें। नंबर 2 मैं रीड करते हुए चलता हूं, देखिए। 1/4 सेक्टर इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। मतलब क्या हुआ है, ये डिस्क है, मैं इसको 2D में बना रहा हूं प्लस 3D में बना रहा हूं, तो आप दोनों चीजों से फील करके रखेंगे। 2D में 1/4 हटा दिया गया है, मतलब सिर्फ कितना रिमेनिंग है, ये वाला पार्ट। और यही चीज नहीं अगर मैं सर, 3D वो में, क्वार्टर लिया है उन्होंने। 1/4 sector is cut from the uniform disk. This sector has a mass m. ओके ओके ओके, सो इसका मतलब ये है कि डिस्क में से 1/4 कट करके सिर्फ उसी को कंसिडर किया हुआ है। हाँ सो ये क्वेश्चन है, ये किया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे 3D में देखूं तो सिर्फ इतना ही पोर्शन दिखने वाला है मुझे। ओके, इट इज मेड टू रोटेट अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी। बताए, मतलब हमें इसकी इस एक्सिस परपेंडिकुलर के अबाउट चाहिए 1/4 वाले का, तो बता क्या आंसर आ जाएगा? सर, टोटल अपॉन 4 यानी एम आर स्क्वायर बाई 2/4। ओके, 1/8 टोटल अपॉन 4 1/8। ओके, तो अब यहाँ पर सीखें कि यार आई डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री, अपॉन ज्योमेट्री। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अगर हम एक पूरा डिस्क ले लें, ठीक है, ये पूरा डिस्क ले लें, इसके अबाउट मैं आपको बताता हूँ कि इसके सेंटर के अबाउट लेट से आंसर है कितना, इसके सेंटर के अबाउट कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब अगर मैं इसका एक छोटा सा पीस कट करता हूँ, देखिएगा, मैं इसका एक छोटा सा पीस कट करता हूँ इतना, मुझे नहीं पता कितना है ये, बस मैंने ये पीस कट किया और इसका मास दे दिया कितना, स्मॉल एम। तो अगर मैं इसके स्मॉल एम वाले पीस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है ना। अगर आपको स्मॉल एम का मास स्मॉल एम दिया है तो देन आई का आंसर ये नहीं होगा कि आप डिवाइड वगैरह कुछ करो, आंसर रहेगा क्या, स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर बाई 2। समझ आया? इसका मतलब ये है कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ऐसा डिपेंड नहीं करता। याद है मैंने सिलेंडर का आपको समझाया था कि हॉलो सिलेंडर किसके जैसी फीलिंग देगा, रिंग जैसी। रिंग जैसा। क्यों? रिंग जैसे। हाँ, क्यों? क्योंकि ये एक छोटी रिंग है, इसका मास मान लो m1 है, फिर दूसरी रिंग होगी उसका m2 है, ज्योमेट्री तो वही है ना, तो सबका आंसर क्या होगा, एम आर स्क्वायर। तो m1 प्लस m2 प्लस सबको ऐड करके आर स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, टोटल मास हो गया ना। और क्वेश्चन में टोटल मास देते हैं। टोटल मास ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें हाफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है। अगर इस सेक्टर का ही मास दिया है उसने m, टोटल मास है में दिस सेक्टर हैज अ मास, नो, सेक्टर का मास। सेक्टर का मास m है, तो आंसर में कोई भी चेंजेस आएंगे क्या? नहीं। सर वो स्मॉल एम दिया है ऑप्शन में। ऑप्शंस में स्मॉल m दिया है, नहीं मिस्टेक मान लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
कंसिडर कर लेते हैं कि दिस सेक्टर हैज अ मास, ये कट करके क्या दिया है, स्मॉल m। सॉरी एक मिनट 1/4 सेक्टर इज कट फ्रॉम द, हाँ ठीक है, सेक्टर ही दिया हुआ है और उस सेक्टर का ही मास m दिया है, इसे मैं स्मॉल m कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये अगर स्मॉल m है तो आंसर क्या आने वाला है इसका मतलब, mr²/2। ओके Yes. ओके हाँ, अगर टोटल मास दे देता है m तो फिर हमें फिर वो m/4 यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमें सेक्टर का मास यूज करना पड़ेगा। क्लियर? Yes. चले थर्ड रीड करते हैं। Moment of inertia of a uniform disk of mass m and radius r about one of its diameter. Uniform disk about its, mr²/4 okay good. So disk about its diameter. diameter. Directly हमें पता है क्या होता है, mr², याद है ना यार सबको? हाँ, Okay. Moment of inertia of a hollow cylinder about its own axis. mr². यस, सो ये है हॉलो सिलेंडर। क्या है हॉलो सिलेंडर, मतलब इट इज लाइक ये, और इसकी ओन एक्सिस मतलब ये वाली एक्सिस होती है। ठीक है, सो हॉलो सिलेंडर मतलब किसकी फीलिंग देगा, रिंग जैसी फीलिंग, Ring. रिंग। सो आंसर क्या आ जाएगा, mr². mr²। ओके यार, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना इसमें? नहीं सर। हाँ Nice. ओके। नंबर 5 देखिए, अ व्हील हैज अ मास दिस, एक टर्म आया है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये मैं ऐड कर देता हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन टर्म होता है कि जैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हो, अपनी एक्सिस के अबाउट mr²/4 आ रहा है, तो मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढने का ट्राई करता हूँ जिसके अबाउट मैं इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके जैसे लिख लूँ, पार्टिकल जैसे लिख लूँ। सो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सर? एक सेकंड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके जैसे लिख दो आप, Particle. पार्टिकल जैसे। तो इसका मतलब ये है कि पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है बड़ा सा और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, लेट्स से आई आ रहा है कितना, 2/5 mr²। अगर ये पार्टिकल होता और किसी डिस्टेंस पे रखा होता तो आप पार्टिकल का कैसे लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जस्ट m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। Hmm. तो इसका मतलब उस डिस्टेंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं k से। सो रेडियस ऑफ गायरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, k से। Okay. और इसका पर्पस ये होता है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, एक पॉइंट पे रख सको। क्लियर? और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, k। R. के अभी k से करेंगे। सो इस k को क्या बोलते हैं, इसका मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। सो देन k कितना आ जाएगा, m कैंसिल आउट होने वाला है, क्या आ जाएगा, √2/5 r। समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ, तो मतलब ये है कि ये ऐसा सॉल्विंग के लिए जुगाड़ टाइप हो गया कि हम एज अ ऑब्जेक्ट को पार्टिकल टाइप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, अ व्हील ऑफ मास दिस हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस, देन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन। मुझे नहीं क्लियर? तो हमें प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब रेडियस के टर्म्स में आता है आंसर हमेशा, तो हमें उसकी रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। समझ आया? Yes. हाँ, तो इनको क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको। ये जो सेटअप है हमारा, देखिए कि
अभी ये सिलेंडर का तो ओके, सिलेंडर का हमें कोई टेंशन नहीं, इसको साइड रख देते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमें पता है कि व्हील है, ठीक है। सो एक व्हील का मास 10 kg है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 160 है। सो आर निकाल सकते हैं यहाँ से, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाय 2। एम आर स्क्वायर। अभी व्हील है तो व्हील मतलब हॉल रिंग समझेंगे या डिस्क समझेंगे? disk sorry ring रिंग समझना पड़ेगा ना व्हील को। सो व्हील को रिंग समझेंगे, मतलब लाइक एम आर स्क्वायर। सो इसका मतलब इसका आर कितना आ जाएगा, 160 इज इक्वल टू एम कितना है 10 इंटू आर स्क्वायर। सो 10 कैंसिल आउट, आर कितना आ जाएगा 4 मीटर। नाउ अभी हमें सिचुएशन क्या करनी है कि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट करना है पार्टिकल जैसे। तो लकीली इसमें कोई फैक्टर है ही नहीं ना, अभी ये क्या एम आर स्क्वायर ही है, तो इसे अगर हम एम के स्क्वायर जैसा भी करेंगे तब भी आंसर क्या आने वाला है के का, r आर जैसे ही आने वाला है। तो अभी के लिए तो आंसर क्या आने वाला है 4 आने वाला है, लेकिन बाकी चीज़ों में हमें सॉल्व करके रखना पड़ेगा। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखें क्या है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गाइरेशन ऑफ सर्कुलर डिस्क टू दैट ऑफ द रिंग, ईच ऑफ सेम मास सेम रेडियस अराउंड दियर रेस्पेक्टिव एक्सिस। सो इसकी एक्सिस के अबाउट रिंग, रिंग का अपनी एक्सिस के अबाउट क्या आंसर आता है mr एम आर एम आर स्क्वायर। सो इसको इक्वेट करेंगे किसके, एम के MR स्क्वायर से। सो के वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर, r लेकिन दूसरा कर लेते हैं क्या डिस्क, ठीक mr है। square by तो इसका हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। सो इसको इक्वेट करेंगे किसके, वापस से एम के स्क्वायर के। सो देन के कितना आ जाएगा आर बाय रूट 2। आर बाई रूट 2। सो किसका रेशियो पूछा है, डिस्क ओवर रिंग पूछा है, 1 डिस्क is to टू दैट ऑफ रिंग। तो डिस्क टू दैट ऑफ रिंग मतलब K2 बाई K1 कितना हो जाएगा, इसका मतलब 1/√2। root समझ आया? कभी भी 1/√2 या √2/1 हो तो तुरंत क्रॉस चेक करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, रिंग वर्सेस डिस्क पूछा है, डिस्क वर्सेस रिंग। ओके, yes sir. यस सर। सो रेडियस ऑफ गाइरेशन टर्म समझ आ गया। सर मुझे ऐसे सॉल्विंग के लिए समझ में आ गया, बट एक्चुअली मतलब उसका ऐसे अच्छा एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली फील करा देते हैं। देखो जैसे ये रॉड है, अगर मुझे इस रॉड को डील करना है कि यार मैंने इसको फोर्स लगाया, तो आपको एक टर्म पता है सेंटर ऑफ मास, हाँ कि सर, कि इस ऑब्जेक्ट को मैं पूरा ना डील करके मैं बोल दूंगा कि कहाँ पे रखा है मास, सेंटर पे। सेंटर पे रखा है। सेम चीज वही है कि अगर मुझे एक रॉड का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इसका मतलब अगर मुझे इसका F इज इक्वल टू एम ए डील करना है तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूंगा, लेकिन अगर मुझे रोटेशन डील करना है तो मुझे मास नहीं क्या चाहिए आए। तो मैं अब ये नहीं बोल सकता कि ये रॉड कहाँ पे रखी है, यहाँ पे रखी है, नहीं। अब हम क्या बोलेंगे कि ये रॉड जो है कहाँ पर रखी है, के डिस्टेंस पे रखी है, जिससे इसका क्या चीज सेम आ जाए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ जाए जो आने वाला था। समझ आया कि ये क्या है, मतलब सर, मतलब जैसे सेंटर ऑफ मास है वो ये फील देता है। सपोज एक रॉड रखी है, तो मुझे पूरा रॉड सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स यहाँ पर लगा दो, F इज इक्वल टू एम एस से जो भी आंसर आएगा वो काम करेगा एक्सेलरेशन का, हाँ ठीक है। रोटेशन में हमें टॉर्क लगाना होता है, बट वहां पर एम नहीं, क्या यूज करते हैं आई। हाँ तो जैसे सेंटर ऑफ मास मास का एक पोजीशन है, वैसे रेडियस ऑफ गाइरेशन है डिस्टेंस in which moment of inertia will come as a whole object considering as a particle। मतलब रॉड का पहले आंसर कितना था ml²/3। तो हाँ, अगर तो आपने ऐसा पॉइंट जिस हाँ पर उसको हम पार्टिकल जैसे मास को सेंटर पे अगर रख दिया तो आंसर क्या आ जाता है m×l/2 का स्क्वायर आ जाएगा ना। बट गलत है ना, रॉड का ये नहीं होता ना, रॉड का तो ये होता है। हाँ तो इसका मतलब रोटेशनल फीलिंग के लिए अगर आपको मास हटाना है तो फिर पूरी रॉड की जगह आप कहाँ पर रखोगे, L/√3 डिस्टेंस पे रखोगे। समझ आया?
मतलब इसका मैथमेटिकल ही है, इसका फीलिंग वाला टर्म नहीं है, मैथमेटिक्स में ही काम आता है ये। क्लियर है आपको कि हाँ सर। रॉड का पहले हम जब फोर्स वाली इक्वेशन लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन तो सेंटर ऑफ मास में मास रख देते हैं पूरा। यहाँ पर रोटेशनल अगर सॉल्विंग करेंगे तो कहाँ पर रखेंगे मास को? रेडियस ऑफ गायरेशन पे। सो उसका मैथमेटिकल टर्म ही है, उसका ऐसा कुछ ज़्यादा आपको फर्क नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रीड करें। अ बॉडी रोल्स डाउन, रोल मतलब समझ गए क्या कर रही है? हाँ, लीनियर भी है प्लस और रोटेशन। रोटेशन भी है। सो इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 40% ऑफ ट्रांसलेशन, देन क्या सिचुएशन होगा? समझ आया? ट्रांसलेशन मतलब टोटल। सो इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज हाउ मच? 40% ऑफ 2/5 times of टोटल। सो 40% को मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर सकता हूँ। सर ट्रांसलेशनल का 40%। हाँ, ट्रांसलेशन मतलब टोटल, ट्रांसलेशन मतलब मूवमेंट, ट्रांसलेशन मतलब मूवमेंट। सो ट्रांसलेशन का मतलब ये है लीनियर प्लस रोटेशन। सो इसका मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विल बी, माझं इम्पॉर्टंट टॉपिक चालू आहे मा. सो 2.5 सिचुएशन क्या रहेगा? 2/5 40% इंटू टोटल कितना है? टोटल यार अब वैल्यू ज्यादा है, टोटल में दोनों चीजें हैं ना, हाँ हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ये आई ओमेगा स्क्वायर। हमें चाहिए कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट क्या देख के पता चल जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है? क्या मोमेंट देख ऑफ के? इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के पता चल जाएगा कि क्या ऑब्जेक्ट है। मतलब इसमें जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा है हमें उसे बदलने की जरूरत नहीं है, किसे बदलने की जरूरत है? हाफ एम वी स्क्वायर को। ठीक है। हाँ, तो अब बताओ यहां से हमें कंपेयर करना है कि आई किस तरीके से दिखेगा उसका। समझ आया? हाँ हाँ, तो ऐसा करते हैं, क्या करें हम इसको कुछ x मान के सॉल्व कर देते हैं और v को क्या लिख दें? आर ओमेगा। आर में एग्जैक्टली। सो v इज इक्वल टू आ जाएगा r ओमेगा। सो वहां से हमें और टर्म हमारा ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा कॉमन लेके क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ आया सबको? सर यहाँ हाफ लेके कैंसिल कर देंगे 2 से, फिर वो तो m इंटू जो हाँ, डिस्टेंस। वो दिखेगा, एम आर स्क्वायर दिख जाएगा। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैंने v को रिप्लेस कर दिया है r ओमेगा से। सो ओमेगा पूरे से क्या होगा कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ और 2 भी कॉमन लेके ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 सबको। डन। तो देखना आंसर क्या आएगा, 5i इज इक्वल टू 2i प्लस एम आर स्क्वायर। ये समझ आया या नहीं सबको? हाँ ये कैलकुलेशन समझ आ गई? सर यहाँ mr² को आई नहीं लिख सकते? नहीं, पता नहीं है ना ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो इसका मतलब अब सॉल्विंग क्या हो जाएगी, 2i इधर माइनस में जाएगा तो क्या आ जाएगा, 3i 3i इज इक्वल टू 2 एम आर स्क्वायर। देन i कितना आ गया, mr² 2 mr²। 2 एम आर स्क्वायर। समझ गए क्या है ये, कौन सा ऑब्जेक्ट है? सॉलिड स्फीयर। क्लियर सबको, समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। तो थोड़ा सा ये बस ये लॉजिक याद रखना है, और बेसिक सी कैलकुलेशन है, वो हमें बेसिक सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पर। सर सॉलिड स्फीयर का 2/5 होता है ना? ओके, हाँ, सॉलिड स्फीयर का और स्फीयर होना चाहिए। सो ये हॉलो स्फीयर होना चाहिए। हॉलो स्फीयर दिया ही नहीं है ऑप्शन में, गड़बड़ है ये। यहाँ पे ऑप्शन हॉलो स्फीयर देना चाहिए था। सॉलिड डिस्क, सिलेंडर, रिंग, ये गड़बड़ है, सिलेंडर नहीं होगा ना,
क्योंकि एक तो सॉलिड डिस्क दे दी, एक रिंग दे दी, तो सिलेंडर तो इन दोनों में से ही कुछ होगा ना। सो सिलेंडर हटा के हम ऑप्शन क्या ऐड कर देते हैं यहाँ पे, हॉलो स्फीयर। क्लियर? यस हाँ, हमारा आंसर होगा हॉलो स्फीयर। ओके, नेक्स्ट, अब ये वाला आप लोग ट्राई करें, ये वाला ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सॉल्व करें एंड आंसर मी इन द चैट बॉक्स। ABCD लिख के भेजना है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज डबल्ड, मतलब ओमेगा को क्या कर दिया है, 2 टाइम्स। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हाफ्ड, आई को क्या किया है, हाफ 1/2 टाइम्स। सो पूछा है द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल चेंज बाय ए फैक्टर। सो हमें पता है ना K इज इक्वल टू कितना है, हाफ आई फाइव ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन आई मतलब 1/2 टाइम्स, ठीक है, एंड ओमेगा को कितना किया है, 2 टाइम्स। सो कितना फैक्टर चेंज हुआ। अब मैंने पहले वाला हाफ क्यों नहीं लिखा, बिकॉज इट विल कम अगेन ना। सो हमें हाँ। टारगेट किस पे रखना चाहिए, सिर्फ वैल्यूज पे। व्हेनेवर इट्स अबाउट द रेशियो, हमें इस पे फोकस करना है। सो ये हो गया हमारा। सो कितना टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। वेरी गुड एवरीवन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? यस 2 टाइम्स। नंबर 9 रीड करें। A ring of mass m and radius r rotate about an axis passing through center and perpendicular to plane. Kinetic energy किसके about ring rotate हो रही है, perpendicular to the plane, axis is passing through the center and perpendicular to plane। तो इसके about I कितना होता है रिंग का, mr स्क्वायर इसके about होता है mr स्क्वायर। तो अभी हमें आ गया यार काइनेटिक एनर्जी, क्या है फॉर्मूला, I ओमेगा स्क्वायर। सो आई गेस क्लियर है हमें, हाफ I कितना है, mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सर फिर वो हाफ mv स्क्वायर ही हो जाएगा ना। हाँ, mv स्क्वायर टाइप लिख सकते हैं इसको। चलिए ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करेंगे एंड आंसर मीट इन द चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 10, रीड एंड सॉल्व। सर वो स्फीयर हॉलो है या ओके, गिवन नहीं है तो सॉलिड कंसिडर कर लेते हैं हम। ओके यस
किसी को सॉल्व हुआ? ओके देखो यार क्या कैलकुलेट करना है, रोटेशनल टू टोटल। ओके रोटेशनल टू टोटल मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी टोटल, यही फाइंड करना है। क्लियर है सबको? यस रोटेशनल वाली कैसे लिखते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और टोटल वाली कैसे लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, टोटल काइनेटिक एनर्जी ना, एक सेकेंड, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, ट्रांसलेशनल लिखा हुआ था। ओके ओके एक मिनट, इसका मतलब ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ लीनियर वाला पार्ट ही था, क्योंकि टोटल को तो पूरा वर्ड यूज कर रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे हैं, सो ट्रांसलेशन मतलब लीनियर ही रहा होगा इसमें। इस वाले क्वेश्चन को फिर से एक बार क्रॉस सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारा, टोटल जो है वो है लीनियर प्लस रोटेशनल, और लीनियर को ही उसने क्या कंसिडर किया हुआ है, लीनियर को ही क्या बोला हुआ है, 40% ट्रांसलेशनल। ओके सो इसका मतलब हमें क्या फिर चेंजेस करने चाहिए, ये टोटल नहीं है, 40% ऑफ टोटल नहीं है, क्या है ये 40% ऑफ ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब हमें 40% ऑफ क्या यूज करना चाहिए था, सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर का, हाफ एम वी स्क्वायर का, और वी को हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा लिख सकते हैं। सो इसका मतलब रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से v को, सो ये 2 तो कैंसिल आउट हुआ, अभी ये क्या आ जाएगा यहाँ से 5i इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, या फिर 5 नहीं लेके आते हैं, i ओमेगा स्क्वायर इज 2/5 इंटू हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, m इंटू वी को क्या लिख दिया, r ओमेगा स्क्वायर। ओके तो इसका मतलब क्या होगा, m ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, i कितना आ गया 2/5 mr स्क्वायर, पहले भी 2/5, पहले क्या आया था 2/3 2/3। ओके ओके सो टोटल कंसिडर करने में 2/3 आ जा रहा है, अगर हमने ये कंसिडर किया लीनियर तो फिर आ जाएगा 2/5, मतलब कि सॉलिड स्फीयर। ठीक है, हॉलो की फिर जरूरत ही नहीं है, मतलब सॉलिड स्फीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें टोटल बोला हुआ है, तो यहाँ पे टोटल को हम लिख लेते हैं। अभी हमें किसको रिप्लेस करना है, सिर्फ v इज इक्वल टू आर ओमेगा को, और i हमें लिख देना है, हमने लेट से कंसिडर कर लिया है क्या, सॉलिड स्फीयर कंसिडर कर लिया है, सो उसके अकॉर्डिंग सब i और ओमेगा लिख सकते हैं सारा कुछ। ओके सो हाफ इंटू क्या लिखेंगे, सॉलिड स्फीयर मतलब, सर पहले कैंसिलेशन करके फिर लिख सकते हाँ वो एक साथ ही कैंसिलेशन हो जाएगा, कैसे, ये मैं 2/5 mr स्क्वायर लिख रहा हूँ इंटू ओमेगा स्क्वायर, अभी इस v को ही क्या लिख देंगे, v को आर ओमेगा लिख सकते हैं ना। सब देखो आर ओमेगा एम आर ओमेगा सबसे कैंसिल आउट हो जा रहा है, और हाफ भी सबसे कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो क्या रिमेनिंग आ रहा है 2/5 अपॉन 2/5 प्लस 1। सो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 2/5 बाई एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 7/5। सो कितना आंसर आ जाएगा 2/7। ठीक है, अगर इसी को मैं हॉलो लेके सॉल्व करूं तो कितना आंसर आएगा, चलो आप लोग सॉल्व करो जल्दी से। अब कैलकुलेशन आपके सामने दिख रही है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हॉलो कंसिडर करके सॉल्व करो इसे। सर 2/5 आएगा। 2/5 हाँ 2/5, तो 2/5 किसी ऑप्शन में भी नहीं है, तो इसका मतलब हॉलो नहीं, सॉलिड ही कंसिडर करना है। ओके यहाँ तक ओके है। चलो 11 नंबर सॉल्व करें आप लोग।
11 भी हो जाना चाहिए आप लोगों से, ट्राई करें जल्दी। ओके गुड, हर्ष गुड। बाकी लोग यार, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ था नहीं इसमें। क्या पार्ट है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, बॉडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस रोटेटिंग विद दिस, सेम काइनेटिक एनर्जी एट दैट ऑफ अ same kinetic energy as that of a body of mass this moving with velocity। ओके, तो इसका मतलब ये कि इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? ट्रांसलेशन के। वेरी गुड प्रथमेश, करेक्ट आंसर। सो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी के लिए तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? हाफ एम हाफ एम वी स्क्वायर के, बट दोनों का एम अलग अलग है। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, हाफ कैंसिल आउट हो गया। आई कितना है? 3, और ओमेगा कितना है? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका एम कितना है? 12 इंटू वी स्क्वायर। सो यहाँ से वैल्यू आ गई, वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सो इसका मतलब वी कितना हो गया? 1। तो ये पॉइंट हो गया इस तरीके से। ओके, चले 12 नंबर करें। सर 12 नंबर। दिख नहीं रहा है। ओके, अभी हाँ सर। ओके सर okay, solve the 13 question number 13 also. Give me a minute, okay? I'll be just back. Solve question number 13 also, I'll discuss both together. ओके।
ओके ओके एवरीवन। हाँ, क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या पूछ रहा है? अ बॉडी रोलिंग रोटेशनल काइनेटिक इज इक्वल टू ट्रांसलेशन, मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी को क्या लिख सकते हैं? आर ओमेगा। सो दैट मीन्स अगर मैं सॉल्व करूंगा सो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकता हूँ। तो सॉल्व करेंगे तो आई ओमेगा स्क्वायर विल बी एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। वी को हमने लिख लिया आर ओमेगा। सो इसका मतलब ओमेगा कैंसिल आउट, आई कैसा दिख गया? एम आर स्क्वायर। सो आई एम आर स्क्वायर किसका होता है? रिंग का। तो श्योरिटी आ गई हमें कि ये जो है रिंग है। सर हाँ अरे क्वेश्चन में विदाउट स्लीपिंग क्यों दिया है? ओके ओके, विदाउट स्लिपिंग। देखो स्लिपिंग एंड रोलिंग का मीनिंग क्या होता है? स्लिप का मतलब होता है कि ये व्हील है और आप इसे खींचो, पुल करो लाइक अ बॉक्स। सपोज एक बॉक्स है और आप इसे पुल करो तो मतलब ये क्या करेगा? स्लिप करेगा ना, रोल करेगा क्या? नहीं। सो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कब आएगा इसके पास? जब रोल करेगा। तो इसलिए लिखा है कि स्लिप नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है वो? रोल कर रहा है। कर रहा है। ओके और अगर स्लिप कर रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं। हाँ, नहीं वो तब डिपेंड करेगा कि थोड़ा हाँ रोल कर रहा है और फिर स्लिप कर रहा है तो इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर ज्यादा होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। ये हाँ फिर पूरा स्लिप कर रहा है एज अ बॉक्स, तो एज अ बॉक्स कर रहा है तो फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा ही नहीं। सो अलग अलग कंडीशंस होंगी। लेकिन अगर प्योर रोल कर रहा है, प्योर रोल विदाउट स्लिपिंग, देन ये पक्का v इज इक्वल टू आर ओमेगा इक्वल होगा और फिर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके यस सर। हाँ ओके। अ flywheel rotating with this kinetic energy, this its speed is this moment of inertia। सो ये तो काफी सिंपल हो गया। हमें पता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी और आई हमसे पूछा हुआ है। सो हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा कितना है? 30। देखो यूनिट सही है ना, आरपीएस वगैरह तो नहीं है? नहीं है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर एनर्जी जूल में आ रही है तो इसे यूनिट के क्या होना चाहिए? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। ओके यस ओके। सो क्लियर है? यहाँ से सॉल्व करें, आए कितना आ जाएगा? 360 इंटू 2/30 × 30। ठीक है, सॉल्व किया, क्या आंसर आ रहा है? 0.8 0.8 kg मीटर पर 0.8। ओके गुड, ठीक है। सो 0.8 आ रहा है सॉल्व करके। सो ठीक है, चलें। सो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 14 देखें। द रेशियो ऑफ रोटेशनल टू ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर। सो फिर से वही प्रॉब्लम, हमें ये ऑलरेडी पता है। क्या? स्फीयर कौन सा ले लेते हैं? लेट्स से सॉलिड, सॉलिड स्फीयर। ओके, तो सॉलिड स्फीयर अगर कंसिडर कर लिया तो हमें क्या पूछा है? कि रोटेशन अपॉन के, टोटल नहीं पूछा है, ट्रांसलेशन पूछा है, मतलब लीनियर वाला। सो आंसर क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर? सो आई कितना होता है सॉलिड का? 2/5 2/5 2/5। सो ये हाफ हाफ तो कैंसिल आउट हो गए, ये बचेगा सिर्फ कितना? 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और नीचे वी को भी क्या लिख लिया हमने? आर ओमेगा। सो कैंसिल आउट होके आंसर क्या आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। ठीक है। हाँ चले ये वाला देखें। 15 रीड करें, सॉल्व करके आंसर करें तुरंत। सर ये एसी से पास कर नहीं, डायग्राम। हाँ एसी से पास हो रहा है,
बिकॉज ए से पास हो रहा है और बी डी के पैरेलल है, मतलब AC नहीं होगा ना। बनाऊं क्या फिगर या आप लोग ट्राई कर रहे हो? ट्राई ओके ट्राई करो। तो प्रॉपर लिखा हुआ है, ए से पास करना है लेकिन दूसरे डायगोनल के पैरेलल करना है। ओके ठीक है, मैं हिंट देता हूँ, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। कुछ ऐसा है रेक्टेंगल, इट इज लाइक ABCD। सो ये पॉइंट A है, ये B, ये पॉइंट C, ये D। अगर आपने AC से पास करा दिए तो फिर वो BD के पैरेलल नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब लाइन कैसी है? BD के पैरेलल, मतलब ये एक्सिस है। समझ आया ना सबको? यस हाँ, सो इसके अबाउट आपको निकालना है। सो ऑफ कोर्स 4 पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स का निकाल दो। पार्टिकल नंबर A का क्या होगा? पार्टिकल A का 0। 0। पार्टिकल B का डिस्टेंस चेक करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर वाली। सर, तो वो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं ना, ने अगर डायगोनली पास किया तो फिर ml²/12 होता है और फिर वो ना 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 ना, प्लेट नहीं है ये, तो सिर्फ ऐसे स्क्वायर है जिसमें आपको साइड का मास नहीं दिया। दीज आर जस्ट वायर्स। मेन ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये पार्टिकल्स हैं। 4 point masses each of M kept at the वो corner बस of a square। स्क्वायर का मास दिया ही नहीं है आपको। मतलब बस वो स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं ऐसे। हाँ, सिर्फ फॉर्म कर रहे हैं वो पार्टिकल्स, प्लेट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके इसलिए हम टारगेट करेंगे किसको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप बता सकते हैं क्या होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस? इट विल बी सेम एज दिस, हाफ ऑफ द डायगोनल। आपको पता है डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का? साइड √2L। √2। सो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा देन? 1/√2। 1/√2। सो हाँ, 1 ये बाय हो जाएगा, लेट से डायमेंशन है L, सो ये हो जाएगा L√2 का भी अपॉन 2। 2। ओके सो इसका मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा L/√2। तो B भी उतनी ही डिस्टेंस पे और D भी उतनी ही डिस्टेंस पे, तो B का कितना आ जाएगा? M इंटू L/√2 का स्क्वायर, मतलब ML²/2। C का कितना आ जाएगा, सॉरी D का कितना आएगा? यही D का बताओ कितना होगा? C का, C का कितनी डिस्टेंस है इस C वाले की? डायगोनल जितनी ना, हाँ L√2। L√2, तो कितना आ जाएगा? 2ml²। सो तीनों को ऐड कर दें आई टोटल, ml तो कितना आएगा? ml²/2 ml²/2 सब ऐड करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्या आएगा? 3ml²। कोई को डाउट किसी को? क्या समझ आ गया ये? यस ओके ओके 16 नंबर ट्राई करें। ओके सो आई गेस 16 काफी इजी है। सिलेंडर का मास गिवन है, एंगुलर स्पीड गिवन है,
यूनिट भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज रेडियन पर सेकेंड है एंड रेडियस गिवन है. सो मेन लॉजिक है सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर मतलब किसके जैसा काम आएगा? ओके सो ये किसके जैसे काम करेगा? डिस्क के जैसे काम करेगा. तो काम बन गया काइनेटिक एनर्जी. देन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड हाफ आई कितना होगा डिस्क का? r² 2 हमारा स्क्वायर बाय 2. बस इतना ही ध्यान देना था, बाकी तो हमारा काम बन गया ओमेगा स्क्वायर. सो ये हो गया हाफ इंटू एम कितना है 20 इंटू आर कितना है 1/4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा कितना है 100 का स्क्वायर. समझ आया सबको? यस तो कितना आंसर हो गया फिर इसका मतलब? ये 4 का स्क्वायर सॉल्व कर देंगे. सो टोटल 2 5 zeros अपॉन 4 काफी ज्यादा है यहाँ पर 4 4 4 सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा हमारा. ओके 3125 3125 चेक किया आ रहा है? हाँ सर. हाँ सर ठीक है 3125 हो गया. देन ओके गुड. क्वेश्चन नंबर 17 ये काफी इजी है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएं. थोड़ा सा ध्यान देना है बस. So tangential to circumference मतलब प्लेन के पैरेलल है ना? क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है. ओके आई विल एक्सप्लेन लेटर. अभी ट्राई करो आप क्या सोच पा रहे हो, बिकॉज आई थिंक it is clearly mentioned in the question what we need to take. Okay, very good Hers. ओके चलिए सुन लेते हैं प्रॉपरली. ओके तन्मय आप एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन? सर वो बोला है कि मींस हमें डायमीटर के पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. तो आई प्लस which is tangential to the circumference and parallel to the diameter. So first tell me, parallel to the diameter will be in the plane or perpendicular to the plane? In the plane. Will it be this axis or will it be this axis? In the ओके तन्मय आप बताएं. तन्मय which axis the question is asking about? This axis in the plane or perpendicular to plane? perpendicular to the plane. How you concluded that it is perpendicular to the plane? Just read this statement where you see, is this line parallel to the diameter? No sir, in the plane. हाँ. Amit Raj, you also. Now is it clear or not? A tangent of disk and parallel to the diameter. So diameter के parallel कब possible है? It is in the plane. In the plane होगा तभी possible है ना? मतलब पैरेलल टू प्लेन होगा ना? Exactly, parallel to plane होगा, in the plane होगा. अभी क्वेश्चन के थ्रू समझ में आया क्या बोला हुआ है? yes. A हाँ, sir. tangential and parallel to its diameter. So यहाँ पे बोलता ही नहीं, यहाँ पे बोलता perpendicular to the diameter, मतलब perpendicular to plane है. So ये वाला नहीं है क्वेश्चन हमारा. हमारा क्वेश्चन क्या है? ये वाला है. क्लियर? अब जल्दी से बताओ यार इसका क्या हो जाएगा. चलो अमित राज एक्सप्लेन करो क्या करना पड़ेगा इसका मतलब हमें यहाँ पर.
पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। सो डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है इस बार? r/2। अरे नहीं, r। आर जितनी है डी, और डायमीटर के अबाउट आई कितना है? डिस्क है ये, इसके अबाउट आई mr²/4। mr²/4। गुड। सो अभी क्लियर है ये सबको। अभी हमें पर्टिकुलर जो हमारा आई निकालना है, दैट आई विल बी आई अबाउट द डायमीटर, लेट्स से आई नॉट इट इज प्लस m इंटू डी स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे, इट विल बी mr²/4 प्लस m इंटू r²। हाउ मच इट विल बी देन? 5/4 है। 5/4 mr²। Okay, I guess it's clear now, huh? Yes. Okay. Question number 18, मतलब highly important, unique question, highly important. ठीक है, प्रॉपरली रीड करेंगे और अच्छे से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, I'll say कि मैं साथ में सॉल्व करता हूँ, आप लोग एक हेल्प करते चलेंगे, ठीक है? आप लोग भी साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। सो रीड करते हैं। लेट्स से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज गिवन दिस। मतलब सबसे पहली लाइन में हमें क्या दे दिया है? I आई है I. 1/2। ओके, सर या सर हम पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, हाँ आप लोग ट्राई कर लो। अच्छा ठीक है, एक्चुअली इसमें 2-3 चीजें रिलेट हो रही हैं, इसलिए ठीक है ट्राई कर ले आप लोग। Yes. इसमें काइनेमेटिक्स यूज होने वाला है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। हाँ ओके, ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सो हमें आई गिवन है, उसके बाद हमें गिवन है द बॉडी इज एट रेस्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500। इसका मतलब इनिशियली कोई काइनेटिक एनर्जी थी क्या? नहीं। हमें फाइनली कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके आनी है? 1500। सो हमारे पास आई है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना चाहिए? ओमेगा. ओमेगा फाइंड करना चाहिए। सो हमें चेक करना चाहिए कि इतनी काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें कितना ओमेगा देना पड़ेगा। सो यहाँ से हमने ओमेगा स्क्वायर से फाइंड किया 1500 इज इक्वल टू हाफ इंटू आई इज 1.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ये सॉल्व करेंगे 1.2 को, सो ये हो जाएगा 0.6 का इधर डिवाइड कर देंगे। सो ओमेगा स्क्वायर विल बी 1500 डिवाइडेड बाई 0.6। ठीक है, कितना आता है सॉल्व होके ओमेगा यहाँ से? 50. 2500 आता है। ओके, 2500 आया, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा 50 है. 50 रेडियन पर सेकेंड आ गया। अभी हमें क्लियर है कि हमें काइनेमेटिक्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में फर्दर बोला है एन एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा फॉर हाउ मच टाइम शुड बी अप्लाइड सो दैट वी गेट दिस वेलोसिटी। सो इसका मतलब हमें पता है कि हमारा ओमेगा इनिशियली ओमेगा नॉट कितना है? 0। क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा कितना लगाना है? 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद, टी हमें बताना है, ओमेगा कितना हो जाएगा? 50। सो बहुत ही क्लियर है, मतलब कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 सो ओमेगा नॉट, ओमेगा इज इक्वल टू विल बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यहाँ से सॉल्व करें अगर, सो ओमेगा नॉट 0। यस, सो देन टी विल बी 2 सेकेंड। सो गुड, वेरी गुड यार, ठीक है। चले सिमिलर पैटर्न 19 नंबर ट्राई करें। थोड़ा सा 19 में यूनिट्स का भी ध्यान देना है, ट्राई करें, देन विल डिस्कस। ओके, सो अच्छा है आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। देख लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें पता है कि ओमेगा 60 आरपीएम है। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमने कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये एसआई यूनिट्स में नहीं है। सो 60 आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। सो हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेडियन पर सेकेंड में। सो रेडियन पर सेकेंड के लिए 2 पाई बाई 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो पहला काम हमें कर लेना था ओमेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील इन 1 मिनट। मतलब अब हमें टाइम दे दिया है कि ओमेगा को 0 करना है, स्टॉपिंग टाइम दे दिया, स्टॉपिंग टाइम। ठीक, तो हमें पता है स्टॉपिंग टाइम कैसे निकाल सकते हैं? याद है u बाई जी से निकाला करते थे।
u by a भी बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं हम, सिंपल सी बात। सो ओमेगा नॉट 0, ओमेगा नॉट 2 पाई है, और हमें स्टॉपिंग टाइम चाहिए, मतलब कि फाइनली ओमेगा कितना हो गया, 0। सो देन क्या हो जाएगा इसका मतलब, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये तो 0 हो गया सिंपल। सो अल्फा कितना आ गया यहाँ से, 2 पाई इज द स्पीड, और टाइम क्या है 1 मिनट, दैट मीन 60 सेकेंड्स। क्लियर? Yes. हाँ, सो यहाँ से हमारा अल्फा आ गया, ये क्या आ गया, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टॉर्क। सो इसका मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा, आई अल्फा। सो इसका मतलब आई कितना है 2, सो टॉर्क कितना आ जाएगा, अच्छा इसे थोड़ा और सॉल्व करें, ये आ जाएगा पाई बाय 30। सो इसका मतलब आई 2 है, पाई बाय 30 मतलब आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाय 15। सो गुड, पाई बाय 15, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके ठीक है। सो अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल था, कर सकते थे, वेरी गुड। चले 20 नंबर ट्राई करें। हमें क्या गिवन है, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन गिवन है, और पूछ क्या रहा है, टॉर्क 0 कब हो जाएगा। तो बताओ यार, टॉर्क 0 कब हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, देन टॉर्क विल बी 0 व्हेन आई 0 होगा क्या, नहीं, आई के बारे में नहीं बोल रहा है कि 0 होगा। सो इफ टॉर्क 0 है, देन क्या 0 होना चाहिए, अल्फा। अल्फा 0। और आई गेस आप लोग को आइडिया है, थीटा गिवन है 2t क्यूब माइनस 60 स्क्वायर, मतलब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ओमेगा क्या आएगा, डी थीटा बाई डी टी। बताएं डिफरेंशिएशन क्या होगा 2t क्यूब का, 6t स्क्वायर। एग्जैक्टली। सो टी क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा 2। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 6t स्क्वायर माइनस 12t। नेक्स्ट स्टेप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, सो इट विल बिकम अल्फा, सो डी ओमेगा बाई dt will it come, so it will be now 12t minus 12. Okay, now we need to make it 0, so if we keep it 0, then 12t will be 12 and t will be 1 second. So clear है यार सबको? Yes. ओके तो ये सारा पार्ट था जो हमने अभी यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिया हुआ है। काफ़ी सारा सिनेरियो और काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं। सो रोटेशन यार यहाँ से हमने कंप्लीट करना है। 10th में जितना हमें सीखना था रोटेशन में उतना हमने कर लिया हुआ है। ओके सो अपकमिंग जो मंडे को टेस्ट है उसका टॉपिक क्या रहेगा? रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीक से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके चले ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से देखें, प्रैक्टिस शीट भी देखें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। टेस्ट में रोटेशन का ही आएगा पूरा। ओके ओके देन, कोई डाउट क्या किसी को? ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. या बाय बाय।